जय हिंद आप सभी को। आज हम बीएससी की तरफ से जो निकाला गया था स्पेशल साइंस का बुक, इसका सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। बीएससी बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि साइंस का लेवल बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइंस का सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण है। ये बुक समान विज्ञान का प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया था, इसी का सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का 2 सेट अपलोड हो गया है, तो उसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए, तो अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। इसका सेट नंबर आज 3 कमिट करते हैं। बीएससी स्पेशल साइंस बुक है, तो चलिए इसमें मॉडल सेट दिया हुआ है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है पूछा गया था, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद मॉडल सेट है, तो दोनों देखते हैं। देखिए चैप्टर है कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण है। ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए डिस्कशन, तो आप टेलीग्राम पे पीडीएफ लेकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोल्व पेपर है। बीएससी स्नातक स्तरीय इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बीएससी का पता है एग्जाम इलेक्शन के बाद होने वाला है, तो उसमें बीएससी में 25 को साइंस पूछता है, तो इसलिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल बुक निकाला गया था प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो इसका हम ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करते हैं। अगर इसका डिस्कशन देखना है तो आप पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम पीडीएफ डाल देंगे। इसका सेट नंबर आज 2 सेट अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का। आज सेट नंबर 3 कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मॉडल सेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। तो एक का राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, 6 गुना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है, तो 6 गुना अधिक है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 6 गुना अधिक होता है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा की तुलना में कितना गुना होता है, तो 81 गुना अधिक होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का जो द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में कितना गुना अधिक होता है, 81 गुना अधिक होता है, याद रखिए 81 गुना। आगे देख रहे हैं, आगे का बात करें तो इसमें जो है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है, 6 गुना अधिक होता है, तो भी देखेंगे। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, याद रखिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है कितना वाट। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो याद रखिएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट अगर एक मेगावाट का बात करें कितना वाट होता है, 1 मेगावाट और 10 पावर 6 वाट होता है। 1 किलो वाट पर बात करें तो 10 पावर 3 वाट होता है, 10 पावर 3 वाट होता है, याद रखिए 10 पावर 3 वाट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलो वाट घंटा के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोलिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोलिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल की स्थिर ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। जल की स्थिर ऊर्जा को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में रिज वायर से टरबाइन तक पानी लाने वाले पाइप को पेन स्ट्रोक कहते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोलास्टिक पावर हाउसों में जलाशयों में वाष्पीकरण को कम करने के लिए सिस्टाइल एल्कोहल का उपयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर करता है। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5-6 पे। अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पे पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग पर निर्भर करता है, और पलायन वेग जो होता है एस्केप वेलोसिटी, यह ऐसा न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकने पे दोबारा वापस नहीं आता है। याद रखिएगा, पलायन वेग है ऐसा न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर तक फेंकने पर दोबारा वापस नहीं आता है, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर होता है। याद रखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का क्या कार्य है, क्या देखिए, डायनेमो का जो कार्य होता है 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। अगर मोटर का बात करें तो विद्युत को यांत्रिक में करता है, मोटर तो विद्युत को यांत्रिक में। अब बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में करता है। बल्ब जो होता है विद्युत बल्ब होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या तो उष्मा ऊर्जा में प्रकाशित करता है। और सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है सेल। और ट्यूबलाइट क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर आएगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब बल्ब आएगा तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरंभ में कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा बीपीआई पॉइंट, उसका डिस्कशन भी देख लेंगे, बोल देंगे, सुन लीजिएगा अच्छे से यार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरंभ में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, दोनों टुकड़े क्या होता है? आरंभ में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, दोनों टुकड़े क्या होंगे? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान वेग से विपरीत दिशाओं में चलेंगे। क्या होगा? समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कितना होगा? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6250 जूल। क्वेश्चन नंबर है 9, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के पिंड की अधिक होगी। क्या होगा? हल्के पिंड की अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पे गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? सर्वाधिक होगा। तो अंटार्कटिका के कैंप में जी मतलब गुरुत्वाकर्षण मान सर्वाधिक होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पे जी का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पे जी का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पे जी का मान क्या होगा? अगर गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, अगर घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा। और जी का मान जो है विषुवत रेखा पे क्या होता है? तो न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन है बीएसएससी में। क्वेश्चन नंबर, तो याद रखिएगा कि कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। पदार्थ का परिणाम का ऐसा मात्रक मोल होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, इसमें क्या बोला गया है कि कुछ नहीं में कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण यह सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है, और द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान नहीं बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है, लेकिन तापीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा बायोमास ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा है। तो याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो बायोमास ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा में भारत में 2020 तक 20,000 मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा में भारत 2020 तक 2000 मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। और भारत में नाभिकीय ऊर्जा 3.22% है। 3.22%, 3.22% याद रखिएगा कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कितना परसेंट है? 3.22% है। और भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का बात करें तो ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता है। और भारत में तापीय ऊर्जा से लगभग कितने परसेंट प्राप्त होता है? तो 60% ऊर्जा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि जब गर्म पानी के सोते मतलब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न में होता है, इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब गर्म पानी के सोते मतलब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? भू उष्मीय ऊर्जा। जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा
उत्पादन का भूस में ऊर्जा कहलाता है। और सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। सक्रिय ऊर्जा से क्या होता है? गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। अब विश्व का सबसे पुराना गीजर बोलेगा ना तो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे पुराना गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोन जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, लेकिन कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, बीटीयू ऊष्मा की इकाई है, जूल ऊष्मा की इकाई है। तो फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन जो है ना ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। याद रखिए फोन क्या है? तो ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। और आगे है कि कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की जूल, कार्य व ऊष्मा की तथा बीटीयू ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, शक्ति का मात्रा क्या होता है? शक्ति की मात्रा क्या है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति की मात्रा क्या है? तो वाट है। शक्ति का मात्रा क्या है? तो वाट है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है। यार कि जूल प्रति सेकेंड, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड भी होता है। जूल प्रति सेकेंड भी होता है। और शक्ति की एक और मात्रक अश्वशक्ति भी होता है। याद रखिएगा, शक्ति का एक और मात्रक क्या होता है? अश्वशक्ति होता है, जिसका कितना वाट? 746 वाट होता है। और याद रखिएगा, एक एक अश्वशक्ति का बात करें कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी का जो भ्रमण गति है 28 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी सूर्य का 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का कितना घंटा में एक चक्कर पूरा करती है? तो 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। इस आधार पे प्रत्येक 4 वर्षों पे लीप ईयर वर्ष जो होता है 366 दिनों का होता है। और फरवरी लीप वर्ष में 29 दिनों का होता है। फरवरी लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻17 जूल होता है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? 10⁻17 जूल होता है। अगर यहाँ बात करें कि एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो याद रखिए 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ होता है। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा, या तो 3 × 6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर, या तो एक वाट में बोलेगा तो 1000 वाट होता है, या तो अगर जूल में बात करें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और उसमें कैसा मात्रा क्या है? जूल है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का। कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे, उसमें सबसे अधिक संवेग इलेक्ट्रॉन का होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग किसको बोलेंगे? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। और संवेग जो है एक सदिश राशि होता है। याद रखिए, संवेग कैसी राशि होता है? एक सदिश राशि होता है। और संवेग दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। बहुत पूछता है क्वेश्चन कि संवेग अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है जो t समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है, तो पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? दूरी समानुपाती होती है किसका? एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है जो t समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है, पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी पावर 3/2 होता है, 3/2। क्वेश्चन नंबर 21 पे, इनमें से सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन क्या है? आंसर बताइए। इसमें सही कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है? बदलता है। और भार कैसे मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन। याद रखिए, भार कैसे मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से होगा, क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से क्या होगा? तो अधिक होगा। याद रखिएगा, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से अधिक होगा। और प्लान वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र का पार कर जाता है, फिर वापस पृथ्वी पर क्या होता है? नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है जब किसी स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर से विस्तृत किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा मान U, यदि उसमें 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान U है, यदि उसमें 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25U होगा, 25U। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अभी पढ़े हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी हो जाएगी। बोले थे ना कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। याद रखिए यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और जब किसी वस्तु में ऊर्जा गति के कारण होता है तो वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाता है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिशील है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर m1/2 mv² होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 25 पे आइए। बोल रहा है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बोल रहा है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने खोजा था। तो याद रखिएगा कि यूरोप के प्रथम वैज्ञानिक कोपरनिकस ने यह खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस ने ही दिया था। तो याद रखिए हेलियोसेंट्रिक जो अवधारणा किसने दिया था, कोपरनिकस ने दिया था, जिसमें इन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और टोलमी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, टोलमी। तथा उन्होंने इसमें बताया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोगुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी नियत, कुल ऊर्जा नियत रहती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा अर्थात गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ज्यों-ज्यों वस्तु नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती जाती है, और गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ते जाता है। परंतु किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग सदा नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो बढ़ता है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम इसका जो प्लेटफॉर्म का जो बुक है ना साइंस का, स्पेशल हम चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका 2 PDF हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, और तीसरा PDF डाल देंगे इसको भी। तो आप उससे यहाँ पर से डिस्कशन को अच्छे से देखिए और यहाँ सब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। बोल रहा है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसमें बोला गया है कि वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके गुरुत्वीय ऊर्जा के परिणाम के बराबर हो जाए तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, पलायन वेग कहलाता है। और सूर्य का जो पलायन वेग आंतरिक कोर में 617 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा बाह्य कोर में 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 है। बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। यदि एक कण एक बिंदु द्रव्यमान m गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 से ले जाने में किया गया क्रमशः W1, W2, W3, तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, W1 बराबर W2 बराबर W3 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। बांध में संग्रहित जल युक्त है। बांध में संग्रहित जल युक्त क्या है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा से है, स्थितिज ऊर्जा से है।
तो बांध में संग्रहित जल स्थिति ऊर्जा से युक्त होता है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं एम इंटू जी इंटू एच होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। ऊर्जा कैसे मात्रक क्या है? ऊर्जा कैसे मात्रक क्या है? तो याद रखिए 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा कैसे मात्रक क्या है? तो जूल है। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। आकाश का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। और कार्य एवं ऊर्जा का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो अर्घ होता है। याद रखिए क्या होता है? तो अर्घ। कार्य एवं ऊर्जा का सीजीएस जीजीएस मात्रक सीजीएस होगा। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। याद रखिएगा। अब वाट किसका मात्रक है? शक्ति कैसा मात्रक होता है? वाट शक्ति कैसे मात्रक होता है? न्यूटन बल कैसे मात्रक होता है? और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचित हो जाती है, संकुचित होगी। अब आइए मॉडल क्वेश्चन पे। इतना था 34 क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब आइए मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है कि आगामी एग्जाम में जो भी एग्जाम मतलब बीएससी का एग्जाम होगा, या तो इंटर लेवल या तो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉडल सेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गति ऊर्जा होगी। यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गति ऊर्जा क्या होगी? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 जूल होगा। 2000 जूल। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? इनमें से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को गति को मापती है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति को मापता है। नेक्स्ट है, याद रखिए इसमें क्या होता है ना कि शक्ति की भौतिक मात्रा, इसमें बोल रहा है कि शक्ति का जो भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक वो मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। और भौतिक राशि तथा उनके मूल मात्रक जो है ना, जैसे ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिणाम मोल, अब वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से क्या एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पे लागू होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समांतर समांतरालों में तय किए गए क्षेत्रफल का समान होता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफलों का नियम है। क्या है? क्षेत्रफलों का नियम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी शुरुआत 1979 में हुआ था। ये गलत है। ये इसमें सही क्या है? तो वे मौसम पूर्वानुमान प्रयोजन के डिजाइन किए गए थे। सही है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था। सही है। और वे संचार उद्देश्यों के लिए क्या किया था? डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोला जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रहों की गति का नियम खोज किया है? किसने? ग्रहों की गति के नियम खोज किसने किया है? 41 नंबर होगा ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर किया था, केपलर। अगला 42 नंबर है कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान की किसी वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। इसका राइट तो बोल रहा है, इसमें काम में दिया हो कि यदि इसके वेग को दोगुना करे जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। और एक नेक्स्ट है, इसका मान निकालना है, यदि उसका वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान किसी वस्तु का गति ऊर्जा 25 जूल है। तो इसका यदि वेग को दोगुना कर दिया जाएंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 100 जूल होगा। और अगर 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो यदि उसके वेग को तिगुना कर बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 225 जूल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 42 का डी होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। बोल रहा है कि 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल क्या होगी? 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल क्या है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.4 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य होता है। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों होता है। हमेशा ऋणात्मक, हमेशा शून्य, हमेशा धनात्मक होता है।
44 सॉरी इसका इसका राइट घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इसका जो है ना 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमेशा शून्य होता है, तीनों नहीं होगा। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने के लिए ही कार्य करते हैं, ठीक है। और कार्य बराबर बल होता है, बल की दिशा में विस्थापन होता है। और ये कार्य एक अदिश राशि, याद रखिए, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 45 है, यदि कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो क्या होगा। कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो कितना जूल होगा। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 490 जूल होगा। कितना होगा, 490 जूल। द्रव्यमान इसमें 5 kg है ना, द्रव्यमान 5 kg, और ऊंचाई कितनी है तो 10 है। और इसलिए ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पर m इंटू जी इंटू एच होता है, तो 5 गुना 9.8 और गुना 10, तो कितना होगा, 490 जूल होगा, 490 जूल। इसका अनुमान निकलेगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। तो 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक कूली अपने सिर पर 30 किलोग्राम बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, कूली द्वारा संपादित कार्य का मान क्या होगा। बताइए 47 का आंसर क्या होगा। एक कूली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, कूली द्वारा संपादित कार्य का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, क्या होती है। वह इसका आंसर क्या होगा, 48 का। वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होती है, उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। सही उत्तर के साथ मिलान करने बोल रहा है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। तो याद रखिए कि कार्य का क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, कार्य का जूल हो जाएगा, कार्य का जूल। और बैटरी का क्या होगा, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो बैटरी का हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और शक्ति का क्या होता है, शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति का हो जाएगा किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी। और माइक्रोफोन क्या होगा, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो कार्य का जूल, शक्ति का रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब बैटरी का हो जाएगा, बैटरी तो शक्ति का हो जाएगा किलोवाट घंटा, माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है निम्नलिखित में मिलान कीजिए, जिसमें मिलान करना है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए वाट का क्या हो जाएगा, वाट का हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वाट का एक का हो जाएगा ए, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और किलोवाट घंटा क्या होगा, किलोवाट घंटा का 1000 वाट हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा का क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा का हो जाएगा 3.6 पावर 10 6 जूल हो जाएगा। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट। तो वाट का न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, किलोवाट का 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 6 जूल, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब एक ग्रह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह पर घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 जूल होगा। 52 बोल रहा है, यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूल का मान 9 गुना हो जाएगा। एक 53 नंबर है, इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहता हुआ जल, ये स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण, याद रखिए, ये गतिज ऊर्जा का है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा का। बाकी एक बांध में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, एक संकुचित जल स्रोत स्थितिज ऊर्जा है, एक उठाया गया थोड़ा स्थितिज ऊर्जा है। तीनों में स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बोल रहा 54 कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित किया गया है। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन में गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो 54 का राइट आंसर होगा, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है।
भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? किसी वस्तु के कार्यान्वित बल को वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, विस्थापित वस्तु द्वारा, वस्तु के कार्यान्वित बल द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्या होगा आंसर 55 का? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो ये होता है विस्थापित वस्तु द्वारा, और एक होगा वस्तु की कार्यान्वित बल द्वारा। तो बी और सी राइट आंसर है, बी और सी। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाती है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य कहलाता है, कार्य। नेक्स्ट है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। 58 है यदि दो असमान द्रवों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम गति होता है। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है, कम गति। क्वेश्चन नंबर 59 है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी क्या? किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, तो आंसर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा होगा। यानी किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, और किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसमें उस वस्तु का क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन जो है ना टोटल 59 क्वेश्चन ही था, टोटल 59 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ पूरा, तो आगे हम पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा पूरा, और यूट्यूब को जितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा सब याद हो जाएगा। और जो भी इसका पीडीएफ है सारा हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सेट नंबर 3 था, सेट नंबर 4 नेक्स्ट बार कंप्लीट करेंगे। तो 1-2 सेट पहले से अपलोड हो चुका है, ये सेट नंबर 3 था, तो ये फिक्स का था। तो तब तक के लिए जय हिंद।